हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। लास्ट लेक्चर में हमने उत्तराखंड के जो हिमालय वाला जो पार्ट है उसको देखा था। ट्रांस हिमालय, उसके साउथ में ग्रेटर, उसके साउथ में लेसर और उसके साउथ में शिवालिक। कुछ हमने इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, जिसमें आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिए हैं, तो ज़रूर आप लोग कर रहे होंगे। अभी के टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ और जोग्राफिकल फीचर्स के जो उत्तराखंड में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने प्लेन्स का उत्तराखंड में, तो इसकी दो कैटेगरीज हैं प्लेन्स की। एक का तो नाम है भाबर और एक का नाम है तराई। ठीक, तो मुझे एक डायग्राम बनाने दीजिए आपके सामने और देखिए ये क्या चीज़ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, चीज़ों को समझते हुए। ठीक, मैं एक लाइन खींचता हूँ सीधी सीधी। ठीक, अब मैं इसमें एक कर्व बनाऊंगा शिवालिक के बाद। ठीक, देखिए, मैं अगर इसको शिवालिक रेंज मान लूँ और इस तरीके से इसका स्लोप जो है वो ऐसे कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इस समय हल्द्वानी में हूँ और हल्द्वानी एक भाबर प्रकार के प्लेन का प्रतिनिधित्व करता है। हल्द्वानी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ भाबर प्लेन इन उत्तराखंड। तो ये अच्छी बात है। तो इसको मैंने लिख दिया SH यानी कि शिवालिक, और शिवालिक के बाद शुरू होता है यहाँ पर काठगोदाम वाला रीजन, काठगोदाम याद रखेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक कैटेगरी बना रहा हूँ प्लेन्स की, जिसको कहा जाता है भाबर कहा जाता है। ठीक है, तो भाबर भी एक प्रकार का प्लेन्स ही है और इसका निर्माण किया है यहाँ पर बहने वाली नदियों ने। जाहिर सी बात है, जब नदी पहाड़ से नीचे की तरफ उतरती होगी तो उसकी रफ्तार काफ़ी तेज होगी। नदी अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स कैरी करके आगे बढ़ती है, लेकिन जब उसकी रफ्तार ज़्यादा हो तो बड़े सेडिमेंट्स या बड़े कॉन्ग्लोमरेट वो अपने साथ बहा ले पाने में सक्षम होती है। तो हम देखते हैं कि कुछ खास दूरी तक जब नदी ब्लो कर रही है या फ्लो कर रही है सॉरी, तो कम से कम उन बड़े कॉन्ग्लोमरेट या पेबल्स स्टोन्स जो होते हैं उनको आगे वो नहीं बढ़ा पाएगी और वो नीचे आकर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो भाबर वाले प्लेन में यही हुआ है। यहाँ पर नदी की रफ्तार अपेक्षाकृत ट्रू प्लेन्स से क्या है, अधिक है। तो वहाँ पर कम से कम वो सारे जो पेबल स्टडेड रॉक्स हैं वो तो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो टोपोग्राफी है भाबर की वो ऐसी नज़र आती है। ठीक, एक पथरीली भूमि, एक रेतीली भूमि। ठीक, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं तराई वाले इलाके में, जहां पर आप देखेंगे कि रिवर का जो फ्लो है वो थोड़ा सा अब बिल्कुल मीन सी लेवल में नीचे नीचे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर नदी की रफ्तार हो जाएगी और धीमी, तो वो उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी जिनका जो साइज पार्टिकल है काफ़ी छोटा होगा और वो इस तरीके से यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि जो नदी अंडरग्राउंड या पत्थरों के बीच में से बहते हुए आगे बढ़ रही थी भाबर वाले रीजन में, यहाँ पर हो सकता है कि फिर से सरफेस पर आ जाए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो वाटर टेबल है तराई रीजन वाला वो काफ़ी हाई है और यहाँ पर वाटर टेबल थोड़ा क्या रहता है, नीचे रहता है भाबर वाले इलाके में। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ आपके सामने तो आपको बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं होगी कि ये भाबर और तराई क्या रीजन है। आइए देखते हैं, ये हमने आप लोगों के लिए लिखी है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट भाबर एंड तराई। ठीक, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि उत्तराखंड का पेपर जो मेंस वाला है GS 5 और 6 ये अब पूरी तरीके से उत्तराखंड को डिवोटेड है और हो सकता है कि यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपको लिखने आए। तो ज्योग्राफी वाला जो पेपर है, पेपर नंबर 6, उसमें ये सारे फिजिकल फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, भाबर आर ए रीजन लाइज टू द फुट ऑफ द शिवालिक, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा। इट इज़ अ एल्यूवियल एप्रन ऑफ सेडिमेंट्स एंड रन पैरेलल टू तराई रीजन। देखिए, हमें एक चीज, एक नक्शा और बनाना होगा। कैसे, देखिए, अगर मैं इसको शिवालिक रेंज मानूं, देख रहे हैं आप लोग, और इसके साउथ में एक बेल्ट बना देते हैं जिसका नाम क्या है, भाबर है। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम भाबर कहेंगे और इसके आगे जो साउथ में रीजन बनेगा इसको मैं क्या कहूँगा,
या हम क्या कहते हैं, इसे कहेंगे हम तराई रीजन। ठीक है, इसमें मैं थोड़े बड़े बड़े बोल्डर्स बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी का जो कंपोजिशन है वो बड़ा है, रेतीली मिट्टी है। ठीक है, कंकड़नुमा भूमि कह सकते हैं, जो खेती के लिहाज से उतनी उपयोगी नहीं है, और यहाँ पर हम कॉमर्शियल लेवल पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते जितना कि हम तराई में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी फॉर्मेशन होती होगी, और ये रही इसकी लोकेशन। माउंटेन के साउथ में यानी कि शिवालिक के साउथ में भाबर, और उसके भी साउथ में क्या, तराई। उत्तराखंड में सिर्फ यही दो प्रकार के प्लेन्स हैं साउथ वाले पार्ट में, और जब हम वेस्ट में जाएंगे तब हमको दून और द्वार नाम की वैली वाला रीजन दिखाई देगा, और वो भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इलाका है हरिद्वार वाले क्षेत्र में, जिसको हम प्लेन्स ऑफ गंगा का नाम दे सकते हैं। लेकिन वो ट्रू प्लेन्स नहीं है, यानी कि वास्तविक रूप से वो प्लेन मैदान नहीं है। वास्तविक रूप से जो मैदानों का निर्माण हुआ है वो हुआ है यूपी में रोहिलखंड और अवध वाले इलाके में। ठीक है, वो आपने इंडियन ज्योग्राफी में समझा है उस चीज़ को। ओके, तो देखिए ये रहा आपका भाबर वाला क्षेत्र और ये रहा आपका तराई वाला क्षेत्र। ठीक, तो इस तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं। डेफिनेशन के फॉर्म में अगर आपको लिखने के लिए आता है मेंस एग्जाम में, तब आप ऐसे लिखेंगे। मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए हटूंगा और आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, और अब मैं आपके सामने इसको पढ़ने जा रहा हूँ। भाबर आरा रीजन लाइज टू द फुट ऑफ द शिवालिक, अर्थात शिवालिक के दक्षिण में है, पादुकाओं में है। इट इज़ अ एल्यूवल एप्रन, एप्रन मतलब एक फैलाव कह सकते हैं, जैसा कि हम ढकते नहीं है अपने उसमें ताकि कोई गंदगी हमारे ऊपर ना पड़े, इस तरीके से एक एप्रन, एक चादर जैसी बिछी हुई है। रन्स पैरेलल टू तराई रीजन, तराई रीजन के बिल्कुल पैरेलल चलता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 12 किलोमीटर है। ठीक, अच्छा ये किस चीज़ से कंपोज्ड है? इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ द पेबल स्टड रॉक्स, यानी कि रेतीली जो कंकड़ नुमा जो है वो आपको पार्टिकल्स यहाँ भाबर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, विच आर हाईली पोरस एंड डज नॉट सपोर्ट लार्ज स्केल कल्टीवेशन। काफ़ी ज़्यादा क्या है, पानी को सोख लेता है और बहुत बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन को सपोर्ट नहीं करता भाबर वाला क्षेत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि खेती यहाँ नहीं होती है, खेती यहाँ होती है, लेकिन इंटेंसिव एग्रीकल्चर इस वाले क्षेत्र में नहीं हो पाती। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन हेयर इज ह्यूमन फ्रेंडली एंड फॉल्स अंडर सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे कि भाबर वाला जो क्षेत्र है उसको हम किस प्रकार की क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा एक कीवर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर कि भाबर वाला जो क्षेत्र है वो है सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है उत्तराखंड के, अगर उत्तराखंड की हम तुलना करें तो हल्द्वानी वाले क्षेत्र में काफ़ी लोग आकर बसते हैं, और इसी वजह से ये कॉमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये रहा इसका क्लाइमेटिक टाइप। अब हम बात कर लेंगे तराई की। ठीक है, तो एक बार फिर से डायग्राम को देखेंगे। तराई वाला क्षेत्र ये है, इस लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे सरफेस पर पानी इसका बहना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये 2 डायग्राम आप बना सकते हैं आंसर लिखते समय, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। ठीक, वापस लौटते हैं अपनी डेफिनेशन में, और देखिए तराई आर रीजन रन्स पैरेलल टू द भाबर। ये दोनों आपस में एक दूसरे के समानांतर दिखते हैं, और इसकी चौड़ाई भाबर वाले क्षेत्र से अधिक है, अर्थात 20 से 30 किलोमीटर ये चौड़ा है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइनर एल्यूवियम सॉइल, अर्थात जब यहाँ पर नदी की रफ्तार कम होती होगी तो जो महीन कण हैं वो उसके आसपास बैठ जाते होंगे और उस क्षेत्र को काफ़ी कल्टीवेबल बना देते हैं। एंड सपोर्ट्स लार्ज स्केल कल्टीवेशन। द रीजन इज नोन फॉर एन री इमर्जिंग ऑफ द स्ट्रीम। देखिए री इमर्जिंग ऑफ द स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर यह है कि वे धाराएं जो भाबर में भूमिगत बह रही थी वो फिर से सरफेस पर आ जाती हैं, कमिंग फ्रॉम द भाबर रीजन। इन तराई रीजन वी हैव आर्टिसन वेल। आर्टिसन वेल का मतलब यह है कि पाताल तोड़ कुएं, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका जो वाटर टेबल है तराई वाले रीजन का वो काफ़ी ऊपर है, और हैंडपम्प्स आपको घर घर में नज़र आ सकते हैं तराई वाले रीजन में, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। उधम सिंह नगर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है फॉल अंडर तराई रीजन। रीजन इज नोन फॉर व्हाट? कॉमर्शियल क्रॉपिंग। यहाँ पर चावल, गन्ना और गेहूं की बम्पर पैदावार होती है, और तराई तो सपोर्ट ही करता है किसको? चावल की खेती को। तो इस वाले क्षेत्र में जो उधम सिंह नगर के अंतर्गत जो भी इलाके आते हैं, जैसे कि काशीपुर है, बाजपुर है, सितारगंज वाला इलाका है, ये काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। यहाँ पर कई सारी राइस मिल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कभी आप यहाँ पर भ्रमण करने का अवसर मिले तो आप देखिएगा रास्ते में कई सारी मिल्स आपको दिखाई देंगी। तो ये रहा आपका
तराई वाला रीजन। ठीक है, तो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दून और द्वार की, और फिर बात कर लेंगे प्लेन्स ऑफ गंगा की। इसके लिए मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ और आप उसको देखिएगा। ठीक, हम इस डायग्राम को मिटाने जा रहे हैं और मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने कि कैसे दून का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है दून का। देखिए, तो दून को समझाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक माउंटेन रेंज जिसका नाम है लेसर हिमालयास। मैं इसको लेसर हिमालयास मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जब हिमालयास बन रहे थे तो हिमालय की तीनों रेंजेस एक साथ नहीं बनी थी। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयास बना था, उसके बाद लेसर हिमालयास और उसके बाद शिवालिक रेंज बनी थी। तो जब लेसर हिमालयास बन गए थे तो उसके कई सालों बाद तक इसके साउथ वाले रीजन में थोड़ा सा उभार आता है और वो किसकी शक्ल ले लेता है, शिवालिक माउंटेन की। लेकिन उसके होने से पहले हम देख सकते हैं कि जो भी नदियां यहाँ से यहाँ की तरफ बह रही होंगी साउथ की तरफ, तो वो तो आराम से आगे बह रही होंगी। उनके रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा होगा, यानी कि कोई भी बाधा हमको देखने को नहीं मिल रही होगी। जब शिवालिक का निर्माण हुआ होगा तो इन शिवालिक पर्वतों ने इनके मार्ग में बाधा जरूर उत्पन्न करी होगी। और हम कह सकते हैं कि इन नदियों का पानी एक जगह जाकर किसी डिप्रेस्ड पार्ट में इकट्ठा हो गया होगा और ऐसे कई सारे इलाके यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए होंगे। ठीक है, जैसे जैसे शिवालिक की ऊंचाई और ऊपर होती गई होगी और तो हम देख सकते हैं कि नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। ठीक है, और नदी फिर आगे अपनी गति से बहने लग गई और अपने पीछे किसको छोड़ गई, एक स्टैंड स्टिल वाटर बॉडी को। अपने पीछे क्या छोड़ गई है, एक रुके हुए पानी की झील को। तो क्योंकि नदी अपने साथ अवसाद लाती है तो इन झीलों के तलहटी पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारा अवसाद एकत्र हो गया होगा और इस तरीके से जब ये झीलें सूखी होंगी तो अपने पीछे एक ऐसा मैदानी क्षेत्र छोड़ गई होंगी जो बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है लेकिन इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। तो दून इस प्रकार से क्या बन जाती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वैली। इट इज फिल्ड विथ सेडिमेंट्स, इट इज फिल्ड विथ एल्यूवियल सॉइल एक्चुअली। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो इलाका है ये भी खेती के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से दून का निर्माण हुआ जब उन नदियों के सामने बाधा आई होगी शिवालिक माउंटेन की। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो क्या इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ओके, ये रही दून और द्वार की बारे में, ये मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखे थे पहले, तो इसी से आपको समझा सकते हैं हम कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक विच वाज फॉर्म्ड लास्ट अमंग हिमालयस, यानी कि हिमालय की जितनी भी रेंजेस बन रही थी शिवालिक उसमें सबसे लास्ट में बना। दे ऑब्स्ट्रक्टेड द वे ऑफ रिवर, अर्थात इन्होंने नदियों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया होगा फ्रॉम द हायर स्लोप एंड इवेंचुअली टेम्पररी लेक्स वर फॉर्म्ड, और इस प्रकार से एक अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ होगा। एंड द सेडिमेंट्स विच वर ब्रॉट बाय दीज रिवर्स गॉट डिपॉजिटेड इन दीज लेक्स, इन झीलों की तलहटी पर वो सेडिमेंट्स एकत्र हो गए होंगे। व्हेन रिवर कट देयर कोर्सेस द लेक वर ड्रेन्ड अवे लीविंग बिहाइंड द फर्टाइल ट्रैक्ट एंड दिस ट्रैक्ट इज कॉल्ड व्हाट, दून। तो दून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैली। देहरादून इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सच वैली। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे दून का निर्माण हुआ। और द्वार का होता है, द्वार्स आर द एल्यूवियल फ्लड प्लेन्स फाउंड एट द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक। द्वार क्या होते हैं, जैसे कि हरिद्वार, कोट द्वार, ठाकुर द्वार, ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो कि कहाँ पर पाया जाता है, ऑन द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक। और ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लड प्लेन का। ठीक है, तो ये सारे जोग्राफिकल फीचर्स आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक, अच्छा जी, आगे देखते हैं प्लेन्स ऑफ गंगा, अर्थात गंगा के मैदान। देखिए, ऑल्दो द प्लेन्स ऑफ गंगा फुली डेवलप्ड इन यूपी, हालांकि हम जानते हैं ये सारी बातें कि जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं उनका पूर्ण रूप से जो विकास है वो उत्तर प्रदेश में हुआ इन द फॉर्म ऑफ खादर एंड बांगर प्लेन्स इन रोहिलखंड एंड अवध रीजन। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। द रीजन इज क्वाइट फर्टाइल एंड सपोर्ट्स सम मेन स्टेपल क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड पैडी। गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, जाहिर सी बात है कि नदियों के डिपोजिशनल वर्क के कारण बनता है। ठीक है, तो ये बात जान लेनी जरूरी है इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि फ्लड प्लेन बनते कैसे हैं। दरअसल रिवर का अपना एक डिपोजिशनल वर्क है जो नदी करती है। रिवर इज वन ऑफ द बिजिएस्ट
बिजिएस्ट कह सकते हैं कि फीचर है हमारी ज्योग्राफी में, जो ओरिजिन से लेकर जब तक महासागर तक नहीं पहुंच जाती या सागर मुहाने तक नहीं पहुंच जाती, कुछ ना कुछ कम कर रही होती है। ठीक है, पहाड़ों में वैली बनाएगी, वी शेप की वैली बनाएगी, आई शेप की वैली बनाएगी, प्लेन्स में फ्लड प्लेन बनाएगी, ऑक्सबो लेक बनाएगी, है ना, पेनेप्लेन्स बनाएगी, डेल्टा का निर्माण करेगी सागर में गिरने से पहले। तो ये सारा निर्माण कार्य नदी अपने साथ साथ करती रहती है। तो गंगा के जो प्लेन्स का थोड़ा सा भाग आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हरिद्वार जिले के दक्षिण वाले क्षेत्र में। और क्योंकि यहाँ पर नदी की रफ्तार थोड़ी कम पड़ जाती है, तो इस वजह से इस फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है। और ये भी खेती के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। एंड दिस रीजन इज क्वाइट फर्टाइल एंड सपोर्ट सम मेन स्टेपल क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी एंड सुगरकेन। अर्थात गेहूं, चावल और गन्ने जैसी इंपॉर्टेंट फसल को ये मिट्टी क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पिछले लेक्चर में हमने हिमालयस देखा था, इस लेक्चर में हमने देखा भाबर, तराई, दून की फॉर्मेशन तथा प्लेन्स ऑफ गंगा और द्वार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहाँ जहाँ पर खेती हो सकती है, तो कॉमर्शियली भी ये खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और उत्तराखंड की इकोनॉमी को कुछ हद तक सपोर्ट तो करती ही है, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अग्रणी राज्य नहीं है। ठीक है, तो अगले आने वाले लेक्चर में हम और फीचर्स को देखने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, थैंक यू, और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और इसके कैंपेन से जुड़िए और परचेज करिए इसके पेड ग्रुप्स, जो पेड वो कोर्सेज हैं, और निश्चित ही आपको सफलता इससे मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।